So good afternoon everybody. Last day of the year today. जल्दी जल्दी किसी को कुछ बोलना है, एक एक सेंटेंस में इस ईयर के बारे में, अपने बारे में, कमिंग ईयर के बारे में कुछ भी बोलना है. फास्ट. नो, चलो मुझे बोलना है. आई होप दैट आई गेट many more selections in it next year. जितने लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आई विश कि आप लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मेहनत करो, प्लान करो, एंड एवरीबडी शुड बी सिलेक्टेड. तो इस साल ने जितना लोगों को रुलाया है ना, नेक्स्ट ईयर इट शुड कॉम्पनसेट विथ ऑल द मोर स्माइल्स. और जो भी आपने सोचा है कि ये चीज होनी चाहिए वो आपको मिल जाए. चलो, सो विद दैट वी स्टार्ट द लेक्चर. लास्ट क्लास में हमने ये किया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. आज पहली बार यहाँ मुझे ठंडी लग रही है. आई थिंक द टेम्परेचर इज क्वाइट लो टुडे. ओके, चलो नेक्स्ट क्या है. हाँ, यहाँ से शुरू करना है हमको. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सबको स्क्रीन दिख रही है ठीक से? यस. यस. ओके, चलो तो अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. लेट मी टेक अ पॉइंटर. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना पड़ेगा? कटिंग ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड पेस्टिंग ऑफ डीएनए इन द वेक्टर टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. चलो फटाफट बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्लाज्मिड. वेरी गुड. तो उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना पड़ेगा. तो वो कट करने के लिए हमको जो बायोलॉजिकल टूल्स चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, कौन से हैं? एंजाइम्स है, वेहिकल या तो वेक्टर है, डिजायर्ड डीएनए है और होस्ट सेल है. कौन सी चार चीजें, जल्दी बता दो. एंजाइम, व्हीकल और वेक्टर डीएनए, डिजायर्ड डीएनए एंड होस्ट सेल्स. ओके, अब एंजाइम्स कितने तरह की हैं देखते हैं. तो एंजाइम्स, देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. कौन सी? लाइजिंग एंजाइम. लाइजिंग मतलब तोड़ना, काटना. क्लीविंग एंजाइम, अगेन कट करना. सिंथेसाइजिंग एंजाइम, किसी चीज को बनाना, जैसे न्यूक्लियोटाइड में से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो पॉलीमरेज इज अ सिंथेसाइजिंग एंजाइम. एंड जॉइनिंग एंजाइम, जिसका एग्जांपल आ जाएगा लाइगेज. लाइजिंग एंजाइम में क्या क्या चाहिए होगा? जैसे बैक्टीरियल सेल, कौन डाइजेस्ट करता है इसको? लाइजोसोम डाइजेस्ट करता है. प्लांट सेल, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? सेल्यूलोज या तो पैक्टिनेज. क्यों? क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज चाहिए. फंगल सेल वॉल किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? काइटिनेज चाहिए होगा. क्लियर? यस. यस. क्लीविंग एंजाइम क्या करेंगे? डीएनए को काटेंगे. दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस साइड में से कट और एंडोन्यूक्लियस बीच में से कहीं से भी कट करेंगे, तो उनको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस. और इसको, तो जब हम बात कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियस की, उसमें आ गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है देखेंगे. आई शुड स्क्रॉल डाउन. ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर या तो मॉलिक्यूलर नाइफ भी बोलते हैं. लेट मी टेक माय पॉइंटर. ओके, मॉलिक्यूलर सिजर्स और मॉलिक्यूलर नाइफ. अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का टाइप है जो डीएनए को कट करेंगे एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे. ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे. कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है? 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है. और ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है? वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ो या 3' to 5' डायरेक्शन में पढ़ो, सेम ही रहेगा. ओके, क्योंकि रिवीजन है थोड़ा जल्दी जा रही हूँ. अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, इनका फंक्शन क्या है देखो. सो फंक्शन, they are useful to bacteria because the enzyme brings about fragmentation of viral DNA without affecting bacterial genome.
तो दिस इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। मतलब समझ में आया, बैक्टीरिया को भी खतरा है। देखो हमको तो बैक्टीरिया से खतरा है, पर बैक्टीरिया को किससे खतरा है? बैक्टीरिया को वायरसेस से खतरा है, जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेजेस का जो डीएनए है इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करेंगे? बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर वायरल डीएनए को डिग्रेड कर देंगे। क्लियर है इतना? Yes. हाँ पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ढूंढा था वो कौन सा था? HIND3। पॉइंटर देखो मेरा कहाँ पे है, HIND3। इट वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। तो पहले पता चला कि HIND3 नाम का कोई एंजाइम है, फिर उसको आइसोलेट किया, उसको कैरेक्टराइज किया, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड किया। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो कौन सा है? EcoR1। फिर क्या मिला? HIND2। ओके, तो अभी तक मैंने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम बोले? 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम बोले। कौन से बताओ? EcoR1 and HIND2. EcoR1 and HIND2. ओके, अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। ओके, सो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा ये एंजाइम का? देखो पहला लेटर क्या बता रहा है? सो लेट मी टेक माय पॉइंटर अगेन। पहला लेटर बता रहा है कौन से बैक्टीरियल जीनस में से लिया है। अगर आपने इशरेचिया कोलाई में से लिया है तो ई आ जाएगा, ईको। ठीक है, तो पहला लेटर बता रहा है बैक्टीरिया का जीनस। सेकेंड और थर्ड लेटर क्या बता रहा है? बैक्टीरिया का स्पीशीज। फोर्थ लेटर क्या बता रहा है? बैक्टीरिया का स्ट्रेन। और जो रोमन न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 वो क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ एंजाइम जिसमें उसको आइसोलेट किया था। तो अपना EcoR1 देख लेते हैं। E स्टैंड्स फॉर एशरेचिया जीनस, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई दैट इज स्पीशीज, R स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन एंड 1 स्टैंड्स फॉर कि वो पहला जो इशरेचिया कोलाई में से जो आइसोलेट किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले ये वाला किया था। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? EcoR2। इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? EcoR3। तो समझ में आ गया आपको नॉमेनक्लेचर? Yes. यस Yes. जीनस का E कैपिटल लिखना है, स्पीशीज का CO स्मॉल लिखना है, नंबर रोमन नंबर में लिखना है। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ एंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप काटोगे तो आपको 2 तरह के एंड्स मिलेंगे। कौन से एंड्स? देखो यहाँ पे एक तो मिलेगा स्टिकी एंड और दूसरा मिलेगा ब्लंट एंड। पहले स्टिकी एंड देख लेते हैं क्या है। तो स्टिकी एंड को आप फ्री एंड भी बोल सकते हैं। Now what is this sticky end और free end? यहाँ पे it will cut the DNA a little away from the center of the palindromic sequences। नीचे मैं दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पूरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो उसने उसके बीच में कट किया, या तो बीच में या बीच से थोड़ा आगे, तो तुमको 2 एंड्स मिले। ये 2 एंड्स स्टिकी एंड्स हैं। क्यों स्टिकी एंड्स हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो दूसरे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जोड़ सकते हो आप। कैसे जोड़ सकते हो? ऑब्वियसली यू विल नीड एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज डीएनए लाइगेज। डायग्राम के साथ भी समझते हैं। पहले ये देख लो कि स्टिकी एंड्स कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। तो EcoR1, HIND3, BAMH1, SALN1। कौन से एंजाइम स्टिकी एंड देंगे? EcoR1, HIND3, BAMH1, Sal. SAL1। SAL1. अब देखते हैं स्टिकी एंड्स मतलब क्या, कैसे स्टिकी एंड्स दे रहे हैं। देखो ये डायग्राम में बहुत क्लियरली समझाया हुआ है, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम टाइम। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? EcoR1 की। EcoR1 का रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या है? रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है GAATTC। दिख रहा है रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस सबको? यस अच्छा, Yes. अब कट कहाँ किया? देखो GA के बीच में कट किया। तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स है ना, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है। तो ये आपका वेक्टर डीएनए है। अरे यार ये क्या हो गया? ये आपका वेक्टर डीएनए है। अब वेक्टर इसको यहाँ रखो। ओके,
ये आपका वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए में एक स्ट्रैंड में कट लगाया ऊपर GA के बीच में, दूसरी स्ट्रैंड में भी कट लगाया नीचे GA के बीच में। तो देखो इतना कितना इतना आपको स्टिकी एंड मिला। ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया ना, इतना आपको स्टिकी एंड मिला। तो वो स्टिकी एंड में क्या है, G है, CTTAA है। अब ये TTAA अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बाइंड कर जाएगा। कहाँ है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ये देखो, ये आपका जीनोमिक डीएनए है। तो जीनोमिक डीएनए में आपको जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो वहां पे भी सेम तरीके से कट करेगा। यहाँ पे GA के बीच में कट किया, यहाँ पे भी GA के बीच में कट किया। तो एक स्टिकी एंड ऐसा मिला, दूसरा स्टिकी एंड कैसा मिला, ये CG तो कंप्लीट है पर यहाँ पे AATT है, और ये AATT कहाँ बाइंड कर जाएगा, ये TTAA के साथ बाइंड कर जाएगा। अब आपको समझ में आया वाई स्टिकी एंड, क्योंकि इसके बेसिस और इसके बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों बाइंड कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, कौन सा एंजाइम, EcoR1 नहीं, लाइगेट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, कट करने के लिए EcoR1 चाहिए, लाइगेट करने के लिए क्या चाहिए, वो DNA लाइगेस। वेरी गुड, DNA लाइगेस। तो ध्यान रखना ऐसा ना हो जहां पे पैचअप करना है तुमने कटअप कर दिया, और क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, ब्रेकअप कर दिया। जहां पैचअप करना है वहां तुमने ब्रेकअप कर दिया, और जहां ब्रेकअप करना है वहां पैचअप कर दिया, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो गड़बड़ मत करना, जहां पैचअप करना है वही पैचअप करना, जहां ब्रेकअप करना है वही ब्रेकअप करना। ओके, दैट वाज, चलो ठीक है। दूसरे जो एंड्स हैं वो कौन से हैं, ब्लंट एंड है। इसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है, पर सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या होगा, इट विल क्लीव बोथ द स्ट्रैंड्स एग्जैक्टली एट द सेम न्यूक्लियोटाइड। तो अगर बोथ द स्ट्रैंड्स को सेम न्यूक्लियोटाइड पे कट कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस क्या है, CCC GGG। यहाँ पे उल्टा पढ़ो, वापस सेम थिंग, CCC GGG। तो इसने दोनों को CG के बीच में कट किया, तो आपको एक ये एंड मिला, एक ये एंड मिला। ये एंड एक दूसरे से पैचअप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात बिगड़ चुकी है, शादी हो गई, अब कोई पैचअप वैचअप नहीं, अब झेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लंट एंड्स हैं जिसको आप फिर से लाइगेट नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। Yes. कौन सी एंजाइम्स हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगी या नॉन स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगी, SMA1, EcoRB, HE3। ये एंजाइम्स आपको सिलेबस में नहीं है, खाली आपके नॉलेज के लिए है कि ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, आपको सिर्फ स्टिकी एंड्स ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो अलग अलग एंजाइम दिए हुए हैं और उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिए हुए हैं। नीट में अगर पूछा है तो EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखो, HINT3 का देखो, BAM-H1 का देखो, HE3 ब्लंट एंड देंगे, EcoRB ब्लंट एंड देंगे। थोड़ा सा खाली ध्यान रखना अगर इसमें पूछ लिया है तो, नीट में पूछा है तो। हाँ, ये क्वेश्चन 2018 में आया है शायद। आज एक काम करो, वो क्वेश्चन अगर तुमको मिलता है तो शेयर करो ग्रुप में, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे वो क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज, और कौन से एंजाइम चाहिए हमको, सिंथेसाइजिंग एंजाइम चाहिए। कौन सा है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, DNA पॉलीमरेज। क्या करेगा DNA पॉलीमरेज, DNA या तो RNA का टेम्पलेट यूज करके, टेम्पलेट मतलब रेफरेंस सीक्वेंस यूज करके नया DNA बनाएगा। तो इट कैन मेक न्यू DNA, synthesize new DNA which is complementary, either complementary to the existing DNA template या तो RNA template। तो अगर जो आप DNA template यूज कर रहे हो तो एंजाइम कौन सा होगा, DNA पॉलीमरेज। अगर आप RNA टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद करो हमने cDNA की बात की थी, कुछ वायरसेस हैं जो RNA में से DNA बनाएंगे, तो तब कौन सा DNA बनेगा, cDNA बनेगा। क्लियर है बच्चों, yes, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स बनाएगा, किससे, RNA टेम्पलेट से।
डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, डीएनए से ही था ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, और ज्वाइन किससे करोगे? ज्वाइनिंग का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। सो दीज आर ऑल द, इसको हम जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सिजर्स थे, वैसे ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर ग्लूज है। ठीक है, ग्लू मतलब बॉन्ड, जोड़ने वाला। आई विश रियल लाइफ में भी ऐसे ग्लूज होते, जहां जहां लफड़ा हुआ, झमेला हुआ, झगड़ा हुआ, ग्लू लगाओ फिक्स करो आगे बढ़ो, ग्लू लगाओ फिक्स करो आगे बढ़ो। इट वुड बी वंडरफुल, नहीं? ऐसा होता तो होना चाहिए ऐसा। नहीं नहीं, इसको झगड़ा करके झगड़ा पैचअप ही नहीं करना है, झगड़ा ही करके रहना है, ऐसा करना है निश तुझे। नहीं, पर किसके साथ बोलना नहीं है तो वो उधर पे आके ग्लू लगा देगा तो फिर किसके साथ नहीं बोलना है तुझे? सबके साथ बोलना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, बर्दाश्त करना सीख लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट इज वेहिकल डीएनए और वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए या वेहिकल डीएनए जनरली क्या हो सकते हैं? प्लास्मिड्स हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाजेस हो सकते हैं, जो भी है वो, या फाजमिड है या कॉस्मिड है या प्लास्मिड है, जो भी है उसके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? चलो देखते हैं। एक तो होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो क्या है? ऑराई सीक्वेंसेस, क्योंकि आपका डीएनए कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू नहीं करेगा। होस्ट सेल के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए, जिन सीक्वेंसेस को बोलते हैं ऑराई। तो व्हाट आर ऑराई सीक्वेंसेस? दिस इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो जब कोई भी डीएनए को हम इस सीक्वेंस के साथ लिंक करते हैं होस्ट सेल के अंदर, तभी वो डीएनए सीक्वेंस रेप्लिकेट करेगा। तो वेक्टर में हमको क्या करना है? हमको अपना जो फॉरेन जीन है उसका हाई कॉपी नंबर चाहिए। हाई कॉपी नंबर मतलब मैंने एक इंसुलिन डाला है वेक्टर के अंदर, अब मुझे उसकी 100 कॉपीज चाहिए, 1000 कॉपीज चाहिए, मिलियन कॉपीज चाहिए। तो मेरा जो भी वेक्टर है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, और उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? ऑराई होना चाहिए। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको तो आपको एलिमिनेट करना है, उसको निकाल देना है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसके ग्रोथ को सिलेक्टिवली आपको एनहांस करना है, परमिट करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? मार्कर चाहिए होगा। तो मार्कर ये बताएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो नॉर्मली जो मार्कर है वो क्या होते हैं? वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं। कौन से एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करते हैं ये? एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये सारे मार्कर्स हैं। तो व्हेन आई से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, मतलब अगर मेरे पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है तो मैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर सकती हूँ। अगर नहीं है तो आई विल बी किल्ड, आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। क्लियर है ये मार्कर वाला फंडा? Yes. ठीक है, ओके। तो एंजाइम फॉर्मिंग, तो एक तो ये हो गया आपका मार्कर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो गया। दूसरा हो सकता है एंजाइम फॉर्मिंग जीन कैन आल्सो एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर लाइक जेड जीन, लेक्जी जीन। तो लेक्जी जीन याद करो, लैकोपेरॉन क्या था? लैकोपेरॉन लैक्टोज वाले मीडियम में आपको ग्रो करना अलाउ करता है ना? तो जहां लैक्टोज है वहां भी आप ग्रो कर सकते हो। ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, पर आप ग्रो कर सकते हो। तो ये कौन से सिलेक्शन की बात हो रही है? ये ब्लू व्हाइट सिलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लैक-जी को भी एज अ सिलेक्टेबल मार्कर कंसिडर कर सकते हो। तो जिसके पास लैक-जी जीन डिसरप्ट हो गया वो आपका ट्रांसफॉर्मेंट है, नहीं हुआ तो वो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आ रहा है सिलेक्शन? हाँ. Yes. तो ऐसा ही सिलेक्शन हमारे पास रियल लाइफ में भी होना चाहिए, है ना? एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो आपको बता दे, हाँ ये पर्सन मेरा बेनिफिट चाहता है, ये पर्सन मेरा बुरा चाहता है, इसके साथ रहो, इससे दूर रहो।
ऐसा एक मार्कर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए या वो नहीं? तो पता चल जाता है। अच्छा, ये अनीश ना बहुत ज्ञानी इंसान है, इसको सब पता चल जाता है। चलो अब हम लोग इन्हीं के पास जाएंगे ज्ञान लेने के लिए। बायोलॉजी का ज्ञान मेरे पास से लेंगे, सोशल ज्ञान अनीश के पास से लेंगे। ओके, so normal E. coli cells do not carry any resistance against these antibiotic. तो normal E. coli में तो कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ गया मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है। ओके, अब नीचे जाते हैं, और क्या होना चाहिए? तो देखो, आपका जो भी वेक्टर है उसमें नंबर 1 ओराई होना चाहिए, नंबर 2 सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। मार्कर के लिए यू कैन आइदर यूज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और यू कैन यूज लैक्जी ऑपेरॉन जीन। तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स। व्हाट आर दिस रेस्ट्रिक्शन साइट्स? लेट अस सी। सो रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब आपका जो डीएनए है, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको प्लाज्मिड के अंदर डालोगे कैसे? तो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए ना किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तभी तो ऐसा होगा कि आप इसको भी इको R1 से क्लीव करोगे, इसको भी इको R1 से क्लीव करोगे। तो इको R1 क्लीव कब करेगा? जब इको R1 का रिकॉग्निशन साइट डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। तो इट शुड बी हैविंग a lot of recognition sites। अगर eco R1 भी है, him2 भी है, him3 भी है, BAM H1 भी है, SAL H1 भी है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ऐसा बोलेंगे कि ये हमारा जो वेक्टर है इसके अंदर MCS है। MCS मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। समझ में आया आपको? हाँ। Okay. हाँ। A vector should have restriction site for many enzyme, but only one restriction site for each enzyme. तो उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे वेक्टर का, ये वाला, यहाँ पे देखो बाम H1 की कितनी साइट है? एक। साल H1 की कितनी साइट है? एक। हिम3 की कितनी साइट है? एक। अगर एक से ज्यादा होती तो क्या हो जाता? तो खच 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 पूरा फ्रेगमेंट हो जाता आपका प्लाज्मिड। ओके, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट तो होनी चाहिए, पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो पूरा कट 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 बर्बाद हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। ओके, अब यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो देखो हम प्लाज्मिड यूज करते हैं जनरली। प्लाज्मिड में कौन से प्लाज्मिड यूज करते हैं? एग्जांपल देखो, PBr322, PUC18, ये जनरली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्लाज्मिड बताया हुआ है, ठीक है? तो प्लाज्मिड सबसे पहले क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट्स। कैसे? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब बैक्टीरिया के जीनोम से अलग, एक्स्ट्रा, विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। इसको रेप्लिकेट करने के लिए ई कोलाई के रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। Plasmids can be taken out of bacteria and made to combine with the desired DNA segment। तो प्लास्मिड को बाहर निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंबाइन किया। कैसे? उसके लिए दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा चाहिए लाइगेज। और ऐसा जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है या हाइब्रिड प्लास्मिड है या काइमेरिक प्लास्मिड है, ऐसे प्लास्मिड को वापस इकोलाई में डाल दिया, तो अब वो इकोलाई कैसा हो गया? वो इकोलाई ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। देखो प्लास्मिड कैसा दिखता है, क्या क्या है इसमें? देखो कितनी सारी तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है इसमें। और क्या है? ओराई सीक्वेंसेस हैं। और क्या है? कम से कम 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। 2 होने जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने बाम H1 से इसको क्लीव किया, तो बाम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस टेट्रासाइक्लिन के पास है, तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस तो गया इसका, लेकिन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस अभी भी है।
तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस होना चाहिए, तब आप सिलेक्ट कर पाओगे कि ओके ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। आई बात समझ में? हाँ। हाँ। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है ना? ओके, मैं देखूं ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया मेरा। बस इतना है कि सिलेक्शन ऑफ वेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एक तो साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, कौन सा जीन है, कितना बड़ा है, और दूसरा टाइप ऑफ होस्ट, आप उसको किस में एक्सप्रेस करने वाले हो, बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, अकॉर्डिंगली आप अपना वेक्टर चूज करोगे। आ गया समझ में? हाँ। Yes. अब आपकी बुक में बताया नहीं है, लेकिन वायरसेस को भी हम एज अ क्लोनिंग व्हीकल यूज कर सकते हैं। कौन से वायरसेस? तो बैक्टीरियोफाज, जैसे एक है लैम्डाफाज, तो लैम्डाफाज एक ऐसा वायरस है जो आपके जीन को टैक्सी में बिठा के ई कोलाई तक लेके जाएगा। या तो इट कैन ऑल्सो गो इनटू द हैप्लॉइड कैलस ऑफ टोमेटो, अगर आपको प्लांट सेल में भी आपके जीन को पहुंचाना है तो ये पॉसिबल है। तो अगर आपको बैक्टीरियल सेल में पहुंचाना है तो क्या यूज करोगे, लैम्डाफाज यूज करोगे। तो लैम्डाफाज हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लैक जीन्स इनटू ई कोलाई। मतलब समझ में आया? ई कोलाई के अंदर लैक जीन नहीं था, पर आपका लैम्डाफाज लैक जीन को लेके गया ई कोलाई के अंदर, ठीक है। देन सो इट ट्रांसफर्स लैक जीन ऑफ ई कोलाई इनटू हैप्लॉइड कैलस ऑफ टोमेटो। सॉरी, ये आपका जो लैक जीन है इसने कहां से लिया, ई कोलाई से लिया। ई कोलाई से लेके कहां पे डाला, टोमेटो में डाला, ठीक है। आई एम सॉरी आई मेड अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लैम्डाफाज लैक जी वाला जीन कहां से उठाएगा, ई कोलाई में से, और कहां इंट्रोड्यूस करेगा, टोमेटो सेल्स में। क्लियर है? Yes. ओके। हाँ। इसी तरह से जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस आपका जीन कहां लेके जाएगा, एनिमल सेल में लेके जाएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग वेक्टर्स हैं और उसका इंसर्ट साइज है, मतलब आपको कौन सा जीन चाहिए, छोटा जीन चाहिए तो क्या लोगे, बड़ा जीन चाहिए तो क्या लोगे। तो छोटा बड़ा क्या होता है, आई शुड बी गिविंग यू सर्टेन यूनिट। तो हम किस में मेजर करेंगे जीन्स को, हम केबी में मेजर करेंगे, किलो बेसिस। तो अगर 0.5 to 8 किलो बेसिस का जीन इंसर्ट करना है तो प्लास्मिड यूज कर लो, 9 to 23 तो बैक्टीरियोफाज, 30 to 45 कॉस्मिड, 50 to 300 BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और 1000 to 2500 KB का इंसर्ट साइज है तो YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करोगे। आ रही है बात समझ में? हाँ। ठीक है। ये जो हाँ। वायरसेस वाला था ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, ये नया है, बट इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज डिजायर्ड डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। हमने ये यूज कर ये बता दिया कि आपका वेक्टर डीएनए कौन सा है, कौन आपके डीएनए को लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा ये भी बता दिया, पर क्या लेकर जाना है, जो डिजायर्ड डीएनए है जिसको आपको पहुंचाना है, जिसको एक्सप्रेस करना है, जिसकी कॉपीज बनानी है, वो भी चाहिए होगा ना। तो अब उसकी बात करेंगे। अब ये जो डिजायर्ड डीएनए है कहाँ से लोगे, ऑर्गेनिज्म से लोगे, जो भी ऑर्गेनिज्म की चीज आपको प्रोड्यूस करनी है। इंसुलिन जीन बनाना है तो मैं इंसुलिन लूंगी ह्यूमन सेल में से, अगर मुझे केराटिन बनाना है तो मैं केराटिन लूंगी, राइट। सो it is the DNA which is transferred from one organism into another by combining it with vehicle DNA. The passenger DNA can be complementary, synthetic और random. तो ये कैसा हो सकता है, complementary cDNA मतलब जो मैंने RNA में से बनाया है, synthetic मतलब मैंने completely उसको लैब में सिंथेसाइज किया, कुछ नया ही बनाना है मुझे, वो मुझे किसी सेल में नहीं मिला, मैंने सिंथेसाइज किया उसको। या तो कोई भी रैंडम डीएनए हो सकता है जो आपने सेल में से लिया। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। ओके। सी डीएनए मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट रहेगा,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहेगा, और फिर न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए। सी दिस इज लाइक बेकिंग अ केक। मुझे केक बनाना है तो मुझे जैसे मुझे केक बनाना है, अब इसको कंपेयर करो कि मुझे डीएनए बनाना है, तो केक बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मैदा चाहिए, शक्कर चाहिए, कोको पाउडर चाहिए, एग्स चाहिए। वैसे ही मुझे डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एडेनिन, थाइमिन, और क्या क्या चाहिए? गुआनिन, साइटोसिन, है ना। अब चलो न्यूक्लियोटाइड्स तो मिल गए, रेसिपी भी तो चाहिए। क्या करना है? पहले मैदा लेना है, पहले शक्कर लेना है, पहले एग बीट करना है, क्या करना है? तो रेसिपी कहाँ पे है? रेसिपी टेम्पलेट में है। आरएनए टेम्पलेट के अंदर रेसिपी है कि पहले ए आएगा या पहले टी आएगा या जी आएगा या सी आएगा। चलो रेसिपी भी मिल गई, इंग्रेडिएंट्स भी मिल गए, बनाना तो पड़ेगा ना जाके, तो वो बनाने का काम कौन करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। सो यहाँ पे रेसिपी कहाँ है? आरएनए टेम्पलेट के पास है। काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और जो केक मिला वो क्या मिला? वो मिला आपका cDNA। समझ आई बात? हाँ, ओके, तो cDNA it is synthesized on messenger RNA template with the help of reverse transcriptase and necessary nucleotides. अब ये जो cDNA बना, it is shorter than the actual in vivo जीन। जो in vivo जीन, in vivo मतलब जो ऑर्गेनिज्म में जीन था वो तो बहुत लंबा था, ये तो बहुत छोटा बना। क्यों छोटा बना? क्योंकि जो in vivo जीन था उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों थे, एक्सोन्स और इंट्रोन्स। इंट्रोन्स क्या थे आपके? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस थे, स्टेबिलिटी के लिए प्रेजेंट है, तो वो इंट्रॉन का तो स्प्लाइसिंग हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खाली एक्सोन्स है, इंट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस है, इसलिए ये आपके इन वाइवो डीएनए से छोटे होंगे। समझ में आ रहा है? मैम फिर से बोलूंगा। फिर से बोलती हूँ। ओके, देखो आपका जो cDNA बना, वो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ, शायद आसान हो जाएगा। ओके, सो आपका जो cDNA बना ना, वो सिर्फ इतना ही है। लेकिन यही डीएनए जब इन वाइवो था, इन वाइवो मतलब जब सेल के अंदर था, तब ये इतना लंबा था। देखो क्यों इतना लंबा था? तो तब ये इतना लंबा था। क्यों लंबा था? इसलिए लंबा था क्योंकि इसके अंदर दो तरह के सीक्वेंसेस थे। कौन से दो तरह के? एक्सोन्स थे, फिर इंट्रॉन्स थे, फिर एक्सोन थे, फिर इंट्रॉन थे। तो जो मेरे पिंक वाले हैं ना, वो एक्सोन है, तो ये मैं लिख देती हूँ एक्सोन्स। और जो येलो वाले थे वो क्या थे? वो इंट्रॉन्स थे। ये येलो वाले हैं इंट्रॉन्स। अब ये जो इंट्रॉन्स हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। जब मैं अपना जीन एक्सप्रेस कर रही हूं तब इसकी जरूरत नहीं है। और जो एक्सॉन्स थे वो कैसे सीक्वेंसेस हैं? वो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो यहां पे क्या हुआ? इंट्रॉन स्प्लाइसिंग हो गई। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का मतलब ये वाली चीजें मैंने यहां से निकाल दी। क्या निकाल दिया? जो काम के नहीं थे वो सारे निकल गए, देखो। और जो बचे हैं उसको मैंने एक साथ लाइगेट कर दिया। तो एक साथ लाइगेट करने के बाद वो क्या बन गया? ये बन गया। तो cDNA इन वाइवो डीएनए से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। छोटा होगा, करेक्ट, यू गॉट इट। समझ आ गया ना आपको क्यों छोटा होगा? हाँ, एनकोडिंग सीक्वेंसेस। क्योंकि इंट्रॉन्स निकल गए। वेरी गुड। ओके, चलो नीचे जाएंगे, लेट्स गो फर्दर। सिंथेटिक डीएनए कैसे बनाएंगे? डीएनए पॉलीमरेज से बनाएंगे, तो ये बाहर बनाने वाली चीज है, ठीक है। इसके लिए मुझे लिविंग सेल नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक डीएनए टेम्पलेट है मेरे पास, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और मेरे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, तो मैं अलग से सिंथेटिक डीएनए बना सकती हूँ लैब में। सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने बनाया। अच्छा, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन विदाउट अ टेम्पलेट। अब आपके पास रेसिपी भी नहीं है, खुराना साहब एकदम एक्सपर्ट, बिना टेम्पलेट डीएनए के इन्होंने जीन बनाया। कौन सा जीन बनाया? जीन कोडिंग फॉर ईस्ट एलेनिन टीआरएनए।
एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, ईस्ट के एलेनिन का टीआरएनए बनाया जिसके अंदर कितने बेस पेयर्स थे, 77 बेस पेयर्स थे। बना तो लिया लेकिन फंक्शनल नहीं था, लिविंग सिस्टम में इट कुड नॉट फंक्शन, तो लेकिन उन्होंने ये बना लिया 1968 में। 1979 में उन्होंने क्या बनाया, टायरोसिन का टीआरएनए बनाया। कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे अंदर, 207, और तब से हम बहुत सारे जीन्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते आ रहे हैं। समझ में आया? हाँ ओके चलो, हाँ जीन मिल गया, वेक्टर मिल गया, अब इसको डालेंगे किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म वो जहां पे आप डीएनए को क्लोन करोगे, 3 तरह का हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, सॉरी एक चौथा भी है, चौथे ने एंट्री मारी है, ये क्या है, फंजाई, ईस्ट भी हो सकता है। क्लियर? हाँ चलो तो फटाफट नीचे जाने दे रही हूँ। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए आइसोलेट करोगे। तो डीएनए जो हमारा पैसेंजर डीएनए है जिसको हमको भेजना है, तो पहले इसको हम पैसेंजर डीएनए को, अरे यार ये पता नहीं क्यों ऐसा आ जाता है, इसको यहाँ रखो। तो सबसे पहले हम पैसेंजर डीएनए को आइसोलेट करेंगे। कैसे आइसोलेट करेंगे, सेल्स में से। उसके लिए सेल्स का क्या करना पड़ेगा, लाइसिस करना पड़ेगा। लाइसिस के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। आपको पता ही है, अगर बैक्टीरिया है तो कौन सी एंजाइम चाहिए, ईस्ट है तो, बैक्टीरियोफाज, हाँ, अगर ईस्ट है तो काइटिनेज चाहिए, अगर प्लांट है तो सेल्यूलेज या सेल्यूलेस, चाहिए, है ना। तो जो भी सेल है उसके हिसाब से पहले सेल का लाइसिस करो, उसके बाद डीएनए निकालो। अब ये जो डीएनए है इट इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, तो पहले तो सेल को ब्रेक ओपन करना पड़ेगा ताकि डीएनए उसमें से रिलीज हो जाए। फिर उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड है, लिपिड्स है, ये सबको हटाओ, है ना। हमको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, डीएनए में, तो ये सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। सो इट इज रिटन हियर, ये फॉन्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं। So this can be achieved by treating bacterial cell, plant cell और animal tissue with, अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, प्लांट है तो सेल्यूलेज, फंगस है तो काइटिनेज। ठीक है, फिर कुछ और भी प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं वो, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स को भी निकालना पड़ेगा। फिर आरएनए जो है उसको भी निकालना पड़ेगा। आरएनए को कैसे निकालोगे, तो आरएनए को निकालोगे राइबोन्यूक्लियेज से। प्रोटीन को कैसे निकालोगे, प्रोटीन को निकालोगे यस, से। ठीक है, तो अब जो जो भी अनवांटेड चीजें थी उनको सबको निकाल दिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास प्योरिफाइड डीएनए है। अब ये प्योरिफाइड डीएनए को हम प्रेसिपिटेट करेंगे, जो भी हमारा सब रायता है उसमें से आई जस्ट वांट माय डीएनए, कैसे प्रेसिपिटेट करूंगी उसको, बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। अब हमारे पास सस्पेंशन आ गया जिसके अंदर हमारा डीएनए थ्रेड है। अब इसको कैसे रिमूव करोगे, स्पूलिंग मेथड से। जैसे मैगी खाते हो ना, कैसे मैगी खाते हो, ऐसे आपने फोक लिया और ऐसे मैगी किया और उसको ऐसे गोल 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 किया। सो ऐसे ही आप डीएनए सेपरेट करोगे स्पूलिंग मेथड से। ठंडी है तो मजा आ जाएगा गरम गरम मैगी खाने की। ओके, लंच हो गया सबका, बाकी है। बाकी 6, भूख लग रही, बाकी हाँ ठीक है चलो इतना खत्म करके आपको जमानत पे छोड़ देंगे, फिर आप आराम से अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो डीएनए तो मिल गया। अब ये डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करोगे, किससे करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से। इतनी बार बोल दिया, अब तो सपने में भी उठा के मैंने पूछा डीएनए किससे फ्रेगमेंट करोगे, तो क्या जवाब आना चाहिए, क्या जवाब, रेस्ट्रिक्शन करेक्ट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से आप अपने डीएनए को फ्रेगमेंट करोगे। ओके, तो उसके लिए इंक्यूबेट करना पड़ेगा, डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को साथ में डाल के ऑप्टिमल कंडीशन पे इंक्यूबेट कर दो। देखो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है,
उसको प्रॉपर पीएच चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो ही वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो फ्रेगमेंटेशन तो कर दिया, इसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, मतलब हमने अपने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब वो जो डीएनए था वो तो इतना बड़ा था, उसमें से तो हमको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिले। अब ये फ्रेगमेंट्स को अलग करो, इसमें से मेरा वाला डीएनए ढूंढो। ठीक है, तो कैसे ढूंढोगे उसको, और उसके अंदर क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स भी होंगे। सो बोथ द पैसेंजर एंड द व्हीकल डीएनए, मतलब कि आपका प्लास्मिड हैज बीन क्लीव्ड यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों? ताकि उसके अंदर स्टिकी एंड हो सके। अब क्या करना है, तो अब आपको इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करोगे? सो उसके लिए यू हैव एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो भी आपने डाइजेस्टेड डीएनए लिए हैं उसकी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करोगे बाय यूजिंग एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेट तो कर दिया, देखोगे कैसे, जेल भी ट्रांसपेरेंट, डीएनए भी। इथेरियम ब्रोमाइड। वेरी गुड, आप उसमें एक स्टेन ऐड करोगे ताकि आप अपना डीएनए विजुअलाइज कर सको। क्या स्टेन ऐड करोगे? इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करोगे, और इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करके ये वाला जेल जब आप यूवी लाइट में देखोगे तब आपको डीएनए दिखेगा, विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा। कौन सी लाइट में दिखेगा? यूवी लाइट। यूवी। दिखेगा। अच्छा, अब ये जो सेपरेटेड डीएनए बैंड्स हैं जो रेड कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। जो एक्सट्रैक्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? तो जब आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया, चलो भाई मुझे तो जॉब मिल गई है, बायोलॉजी जॉब फ्लैश कर रही है मेरे स्क्रीन में। ओके, तो द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए दे आर कट आउट, और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एल्यूशन बोलेंगे। अब इसको हमने कट कर लिया, फिर वापस इसको प्योरीफाई किया। अब ये जो प्योरीफाइड फ्रेगमेंट है डीएनए का, इसको मैं किसके साथ लाइगेट करूंगी? मेरे क्लोनिंग वेक्टर के साथ लाइगेट करूंगी। क्लियर है? हाँ। हाँ। अब फिर इसका एम्प्लीफिकेशन करूंगी। एम्प्लीफिकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के छोड़ देते हैं, कल इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है ना? हाँ भूख मैम, लगी? मैंने आपको पेपर स्टाइल भेज